हेलो हेलो हेलो। राम राम शरणु। स्वागत है आप सभी का बेटा हमारे खूबसूरत से चैनल मीन टू एक्सट्रीम। एंड इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सूडो फोर्स, एक झूठा बल, झूठा फोर्स। ये फोटो देख के समझ में आ ही रहा होगा कि क्या होने वाला है। ये लिफ्ट के अंदर एक एस्ट्रोनॉट दिख रहा है, इसको लग रहा है कि ये रॉकेट है, लेकिन ये इसको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ही लेके जाएगी। थोड़ा सा ये अनपढ़ एस्ट्रोनॉट दिख रहा है अपने को बट लेकिन हाँ, कुछ कुछ है। और एक और जो है वो बाहर खड़े होकर देख रहा है और एक बार अंदर खड़े होकर देख रहा है। दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो फर्क क्या है, तो ये समझने की हम बात करेंगे आज इसमें, इस सीरीज के अंदर, बुनियाद सीरीज। एंड फॉर दिस इज फॉर योर नीट 2024। बट आप लोगों ने बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देखा होगा कि एक पतंग को अपनी छाती से चिपका लो और उसको कहो कि भाई रुक जाए, तो वो नहीं रुकेगी। ठीक है, अगर आप सीधे खड़े हुए हैं तो नहीं रुकेगी। लेकिन वही पतंग को अगर आप छाती से चिपका लो अपने और भागने लग जाओ जोर से, तो पतंग कहीं नहीं जाएगी, पतंग रुकी रहेगी, वहीं गिरी रहेगी, वहीं रुकी रहेगी, गिरेगी नहीं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा आपके चलने में और आपके रुकने में, जिसकी वजह से पतंग वहीं पर रुक रही है। तो बेटा इस सारी बातों का जो निचोड़ है वो एक ही है, दैट इज सूडो फोर्स, दैट इज फॉल्स फोर्स। एक फॉल्स फोर्स, एक ऐसा झूठा फोर्स जो कि तभी लगता है जब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कैसा हो जाए, नॉन इनर्शियल। तो बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां पर न्यूटन्स के लॉ सारे क्या हो गए, इनवैलिड। और अपने पास जो इनर्शियल फ्रेम होता है वो कौन सा होता है, जहां पे न्यूटन के सारे लॉ क्या होते हैं, वैलिड। ठीक भाई, तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से समझते हैं कि क्या होता है सूडो फोर्स, एंड उसके बाद बात करेंगे इसके सवालों के थ्रू फटाफट से रिवीजन। तो व्हाट इज सूडो फोर्स। तो भाई सूडो फोर्स कुछ ऐसा होता है कि भाई लेट्स से कि अगर हमारे पास यहां पर एक ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, आनत तल जिसको हम कहते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है आनत तल। और ये हमारे पास एक ब्लॉक, बक्सा, जिसका द्रव्यमान यानी कि मास कितना है, कैपिटल एम। एंड मान लेते हैं कि जो सरफेस है, उसको सतह कहते हैं, वो एकदम चिकनी है यानी कि स्मूथ है। एंड दिस एंगल इज थीटा, कोण इज थीटा। नाउ अगर आपसे पूछूं कि भाई इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो बना पाओगे बहुत आसानी से। नीचे लग रहा होगा mg एंड यहां पर आ रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि इंक्लाइन प्लेन लगा रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर। एंड अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर ये थीटा एंगल है तो भाई हमें पता है कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। जिनको ये रिजॉल्व करना नहीं आता वो ऐसे देख लो कि भाई ये 90 हो जाएगा, ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, थीटा। तो इधर की तरफ आ जाएगा अपने पास mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ, दैट इज mg sin थीटा। अब एक बात सोचो कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो बैलेंस हो गया किससे, mg cos थीटा से। तो mg sin थीटा जो है वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को नीचे लेकर आएगा और एक्सेलरेट करा देगा कितने से, g sin थीटा से। यानी कि mg sin थीटा, दिस इज द नेट फोर्स along the incline, along the incline। इंक्लाइन की डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो एक फोर्स है mg sin थीटा, और ये बराबर किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और नीचे पहुंच जाएगा। बट अब हम चाहते हैं कि ये नीचे ना पहुंचे, हम चाहते हैं कि ऊपर ही रहे, सातवें आसमान पर, इसलाना ही नहीं नीचे अपने को। तो अब इसमें क्या करें, तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा कि एक काम करते हैं, ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन को एक्सेलरेट करा देते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। तो भाई ठीक है, करा दो। तो ये फिर से लेकर आए हम उसी इंक्लाइंड प्लेन, उसी आनत तल को, एंड इसके ऊपर फिर से हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक रख दिया। रख दो जी, ब्लॉक भी हमारा गुलाबी है, रख दिया ब्लॉक इस तरीके से। ठीक है भाई, नाउ इसका मास कितना है m, और अब इस इंक्लाइंड प्लेन को एक्सेलरेट करा रहे हैं a से, थीटा से। एंड अगर आप ऑब्जर्वेशन करके देखोगे तो अब ये जो ब्लॉक है गिरेगा नहीं। तो ये कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक गिरे ना, और ऐसा क्यों हो रहा होगा, वो सारी बातें जानने के लिए हम एक झूठा फोर्स इंक्लूड करेंगे आज, एंड दैट इज सूडो फोर्स। फोर्स है नहीं, आप कहो कि ये रियल फोर्स नहीं है, नहीं फोर्स, ये फोर्स लग रहा होगा, ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो ये हो रहा है। ठीक है, ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा लग रहा होगा एक फोर्स जिसकी वजह से ये ऐसा होगा, तो दैट इज सूडो फोर्स।
तो अगर ये थीटा था तो फिर से कंपोनेंट करे तो यहाँ पर आ गया अपने पास mg cos थीटा, एंड इधर आ जाएगा अपने पास ऐसे एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा इस तरीके से। नाउ व्हाट इज सूडो फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, आज क्यों आ रहा है सूडो फोर्स ये समझिएगा। इंक्लाइंड प्लेन था, रेस्ट पर ब्लॉक को रखा, अब ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये कैसा है, रेस्ट पर है, रुका हुआ है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ फ्रेम which do not have any acceleration, a frame which do not have any acceleration, त्वरण कहते हैं बेटा हिंदी में इसको, हम हिंदी में कहते हैं इसको त्वरण, एक्सेलरेशन नहीं है, उस फ्रेम को हम कहते हैं that frame is known as inertial frame of reference, इसको हम कह देते हैं inertial frame of reference। एंड इसकी खासियत ये है कि न्यूटन्स के सारे लॉ इसी के अंदर ही वैलिड होते हैं, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन दिस। तो जिसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है फ्रेम का, अब फ्रेम यहां पे समझ लीजिएगा फ्रेम क्या है, फ्रेम का मतलब है कि भाई ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड प्लेन जो है वो रेस्ट पर है। क्लियर है, रिपीट कर रहा हूं, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड प्लेन जो है वो रेस्ट पर है, तो इसका मतलब वो उसके लिए कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहां पर न्यूटन के सारे नियम जो हैं वो वैलिड हैं। आ जाओ अपने वाले पे आते हैं, एक्सेलरेट कराया है इसको समझते हैं। अब नॉन इनर्शियल क्या होगा, अब ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये जो इंक्लाइंड प्लेन है दिस इज एक्सेलरेटेड, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो फ्रेम है ये कैसा हो गया हमारा, दिस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम विच हैव एक्सेलरेशन, दैट फ्रेम इज नोन एज ऐसे मत करना सर तोतले नहीं है बेटा इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक बात, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करें सर, ये तो बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं झूठा फोर्स, एंड दैट झूठा फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड, एक ऐसा फोर्स जिसको हम लिखते हैं मास इनटू में एक्सेलरेशन। बेटा यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो किसका एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। किसका एक्सेलरेशन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पर ए जो है एक्सेलरेशन किसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और मास किसका है, भाई जिस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेम नॉन इनर्शियल है, मास क्या है, m क्या है, मास उस ऑब्जेक्ट का जिसके लिए हिंदी थोड़ी खराब है बेटा लेकिन बढ़िया है, समझ जाओगे, जिसके लिए फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल, फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल। ठीक है, फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसका मास m है। ठीक बात, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमारे कि भाई ठीक है, एक सूडो फोर्स होता है वो कब लगता है, जब हमारा फ्रेम हमारा कैसा हो, नॉन इनर्शियल हो। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, सूडो फोर्स जो है एक फॉल्स फोर्स है, तो उसके बारे में कुछ खास बातें हैं, क्योंकि फोर्स एक्चुअल तो है नहीं, तो उसकी कुछ खास बातें होंगी। तो पहला फोर्स खास बात, इट ऑलवेज एक्ट्स थ्रू सेंटर ऑफ मास। कहां से लगेगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास से। कहां से लगेगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास से। अगर ये कोई बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो सूडो फोर्स इधर से लगेगा, इसके सेंटर से लगेगा। चलो बात ठीक है सर, मान लीजिए सेंटर से लगेगा, पर सेंटर से तो ये भी जाता है, सेंटर से तो ये भी जाता है, सेंटर से तो ये भी जाता है,
तो अब कौन सी डायरेक्शन होगी, क्योंकि फोर्स तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो हमें चाहिए होगी। मतलब बिल्कुल सही बात है बेटा, तो डायरेक्शन ही बता देते हैं। तो डायरेक्शन को सुनिएगा, तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट, इज अपोजिट, विपरीत होती है, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेटेड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। अर्थात अगर ये हमारे पास ऐसा इंक्लाइंड प्लेन, ये अपने पास एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन को यहां भेज दिया जाए ए से, तो भाई सूडो फोर्स जो है वो इसके अपोजिट लगेगा, यानी कि इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से। अगर इसका मास स्मॉल m है तो स्मॉल m इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा सूडो फोर्स। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन राइट में थी, सूडो फोर्स उसके अपोजिट यानी कि लेफ्ट में। क्लियर है भाई? तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सूडो फोर्स। तो बेटा सारी बातें जो थी यहां तक की वो इन लोगों के लिए थी जिन्होंने सूडो फोर्स कभी पढ़ा नहीं है, जिन्होंने कभी सीखा नहीं और अब वो नीट के पेपर देने जा रहे हैं, तो सारी कहानी उनके लिए थी। एक और खास बात होती है बेटा इसकी, एक और खास बात है, आपने बात सुनी होगी कि भाई फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं एक दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फोर्स वो लगाएगी मेरे ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें प्रोड्यूस हुआ? पेयर में। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, लेकिन दूसरा वाला भी तो पहले वाले को रिपेल करेगा, तो इसका मतलब वो भी कैसे प्रोड्यूस हुआ? पेयर में। बिल्कुल सही बात। तीसरी बात, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अगर इसको मैं ऐसे रख दूं तो जितना नॉर्मल रिएक्शन ये ग्राउंड लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, उतना ही ग्राउंड ब्लॉक लगाएगा किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर। तो यानी कि ये भी किसमें प्रोड्यूस हुआ? पेयर में। रस्सी के अंदर टेंशन, अगर ये ब्लॉक यहां से पकड़ के खींचा तो रस्सी के अंदर टेंशन इधर की तरफ ऐसे तो इसकी तरफ ऐसे, कैसे प्रोड्यूस हुई? पेयर में। तो भाई कोई सा भी फोर्स हो, कोई भी रियल फोर्स हो, वो हमेशा कैसे प्रोड्यूस होगा? पेयर में। लेकिन ये क्या है? फोर्स ही नहीं है, झूठा फोर्स है, नालायक है, झूठा है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होगा? ये पेयर में प्रोड्यूस नहीं होगा। इट डू नॉट और डज नॉट, अंग्रेजी थोड़ी खराब हो सकती है, समझ जाना, लेकिन इट डज नॉट प्रोड्यूस्ड और प्रोड्यूस इन पेयर्स। पेयर में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि भाई इसके ऊपर इधर की तरफ आया तो इसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर उधर लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस इन पेयर। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? चलिए, सारी बात सीख गए हो तो बस अब ये सीखते हैं कि इसके सवाल कैसे आते हैं। तो सवाल शुरू करते हैं फटाफट। बेटा सवाल की वैरायटी बहुत सारी है, तो मैं सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश करूंगा। लिफ्ट से लेके आपके एटवुड मशीन को ले जाओ, उसके बाद आपका वेइंग मशीन में कर लो, उसके बाद आप पेंडुलम की बात कर लो, उसके बाद आप इंक्लाइन प्लेन के मोशन की बात कर लो, किसी की भी बात करो, इस वीडियो के अंदर सब कुछ पूरा है, A to Z पूरा है। सर्वगुण संपन्न है ये वीडियो, तुम्हारी वाली हो ना हो, लेकिन ये वीडियो सर्वगुण संपन्न है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट एकदम सही है? सूडो फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। क्या ये बात सही है? एकदम गलत है, क्योंकि भाई सूडो फोर्स तो फ्रेम के अपोजिट लगता है। अगर फ्रेम ऐसे जा रहा है तो सूडो फोर्स ऐसे जाएगा, अपोजिट लगता है, तो ये तो गलत हो गई। हमें क्या बतानी है? सही। सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्रीय बल, क्या ये सूडो फोर्स है? नहीं बेटा, ये सूडो फोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, लेट से कि अगर कोई बॉडी सर्कल में ऐसे घूम रही है, रस्सी से बांधा हुआ है, तो टेंशन जो है ये प्रोवाइड करेगी इसको क्या? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई ना कोई बॉडी प्रोवाइड कर, कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्ट करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्ट करता है। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से नहीं लग रहा, कोई और रियल फोर्स एक्ट कर रहा है एक फोर्स की तरह, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो रियल फोर्स है, तो मतलब सूडो फोर्स तो हुआ नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सूडो फोर्स एक्ट्स इन पेयर, पेयर में एक्ट करता है, एकदम गलत बात है। सूडो फोर्स झूठा फोर्स है, नहीं होता। तो इनमें से बेटा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसलिए हम लगाएंगे नोटा।
इलेक्शन का दौर चल रहा है तो नोटा लगाना बहुत जरूरी है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। एक ऑर्डिनरी टेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग, एक ऐसे ही जमीन पर खड़े होकर देख रहे थे। द ऑब्जर्वर इज एन इनर्शियल फ्रेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कौन से केस में इनर्शियल फ्रेम होगा? इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है भाई? जिसका एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। चलिए भाई इसी बात को ध्यान रखते हुए बात करते हैं। एक बच्चा रिवॉल्व, अच्छा रो रहा है, मतलब रो रहा है सॉरी रिवॉल्व कर रहा है जाइंट व्हील के अंदर। जाइंट व्हील बेटा वो होता है दशहरा, आपने देखा होगा दशहरा के अंदर ऐसा गोल गोल लगा होता है झूला, और हम देख के अच्छा लग रहा होता है, कर वाह मजा आएगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे करके घूमते रहते हैं, इसके अंदर कोई चीज घूम रही है तो बेटा उसके पास एक चीज तो जरूर होगी, और वो क्या है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा, एंड अगर एक्सेलरेशन आ गया तो क्या हो गया? नॉन इनर्शियल। तो यानी कि पहला वाला तो एकदम गलत हो जाएगा। एक ड्राइवर है जो स्पोर्ट्स कार मूविंग विद द कांस्टेंट हाई स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर, कांस्टेंट हाई स्पीड एकदम, ऑन ए स्ट्रेट रोड, सीधी रोड पर, एक सीधी सड़क है, एक गाड़ी हायाबुसा, सॉरी गाड़ी है भाई, गाड़ी है, गाड़ी है लंबोर्गिनी है मान लेते हैं, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे भाग रही है स्ट्रेट रोड पर एकदम। तो अब इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी क्योंकि स्ट्रेट रोड बोल दिया, और स्पीड भी कांस्टेंट कर दी, तो अर्थात इसने इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर दी है बेटा? कांस्टेंट कर दी है। एंड वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब क्या है? इट इज एक्ट एज अ इनर्शियल फ्रेम, यानी कि बी एकदम सही हो जाएगा। मैं बिना ऑप्शन चेक करे भी आंसर लगा सकता हूँ, लेकिन ये भी चेक कर लेते हैं, क्या पता भाई मल्टीपल करेक्ट हो जाए, गलती से जे का सवाल दे दिया। द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन विच इज टेकिंग ऑफ, भाई टेक ऑफ करने वाला है। टेक ऑफ करने के लिए आपको पता होगा कि पहले जो हमारा हवाई जहाज होता है वो ऐसे रुका हुआ होता है, एंड ये रुका हुआ हवाई जहाज धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, स्पीड बढ़ती जाती है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो मतलब देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो होगा, एंड अगर एक्सेलरेशन हो गया तो दिस इज नॉन इनर्शियल। हटाओ। अ साइक्लिस्ट नेगोशिएटिंग अ शार्प कर्व, एक शार्प कर्व ले रहा है, या तो ऐसे घूम रहा होगा या ऐसे लग रहा होगा, तो भाई दोनों ही केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन होगा ही होगा, तो एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, तो मतलब ये भी हमारा नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये थे बेटा दो थ्योरेटिकल सवाल सूडो फोर्स के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? इस बारे में इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होता है, तो फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं फिर बात कर लेंगे। तो ये लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन जिसके ऊपर रखा हुआ है एक ब्लॉक, तो ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक, ए ऐसे, ए ऐसे, ठीक है भाई, रख दो, छोटा कर दो थोड़ा सा, बहुत बड़ा हो गया। चलो आ जाओ। मास कितना है? m, एक्सेलरेशन कितना है? a, एंगल कितना है? थीटा। इसका इंक्लाइंड प्लेन का मास भी मान लेते हैं कितना है? स्मॉल है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तीन सवाल आते हैं, तीनों सवाल एक ही सवाल से हो जाएंगे, उसके बाद फटाफट आंसर लगाओगे। तो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। mg इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, इसके लिए एक्सेलरेटिंग है तो सूडो फोर्स इधर की तरफ आएगा, सूडो फोर्स कितना आ जाएगा? ma। दो टेक्निक होती है, या तो सूडो फोर्स को रिजॉल्व कर लो या फिर नॉर्मल एक्शन को रिजॉल्व कर दो। तो मैं नॉर्मल एक्शन को रिजॉल्व करूंगा क्योंकि जल्दी आंसर आता है। कैसे आता है सर? मैं बताता हूं। ये देखो, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वापस से थीटा, एंड अगर ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा, तो इधर आ जाएगा कितना? n cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? n sin थीटा। अब अगर सोचो कि नॉन इनर्शियल है, मुझे इसके अंदर क्या करना है? न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने हैं, तो काम करो ना, इसके ऊपर बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ। अब ये है हमारा ऑब्जर्वर, ये कौन है? ऑब्जर्वर। अगर मैं भागूंगा, अगर मैं भागूंगा तो मेरा ऑब्जर्वर भी भागेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये भाग रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर किसके ऊपर बैठा है? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो इसके पास भी इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा? a होगा। बट एक बहुत ही बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि ऑब्जर्वर अपने रिस्पेक्ट में
अपने रिस्पेक्ट में हमेशा हमेशा रेस्ट पर होता है, रेस्ट पर होता है। ये वही लैंग्वेज है जो आप चैटिंग में इस्तेमाल करते हो, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, चैटिंग वाली लैंग्वेज है तुम्हारी, ठीक है भाई, रेस्ट पर होता है। चलिए, अगर रेस्ट पर है अपने आप पे, तो एक बात सोचो ना, अगर इसको रेस्ट पे लाना है तो जितना एक्सेलेरेशन इसके पास है उसको उल्टा एक्सेलेरेशन दे दो, हो गया रेस्ट पर, एक्सेलेरेशन 0 हो गया। तो भाई अगर इसको ए दिया है तो इस ब्लॉक को भी मुझे ए देना पड़ेगा, तो ये दे दिया पीछे की तरफ कितना ए, और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, फोर्स। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं बेटा कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, फोर्स। और यही कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स। अब अगर ये रेस्ट पर आ गया है, तो अगर रेस्ट पर आने से तो क्या होगा, फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, अगर ब्लॉक को रेस्ट पर रखना है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस। तो भाई अगर मैं इसके वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो n cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली निकल कर आ जाएगा कितना, mg बाई cos थीटा, mg बाई cos थीटा डायरेक्टली निकल कर आ जाता है कितना, mg बाई cos थीटा। क्लियर है भाई, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्या करा हमने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा, नीचे mg, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा और ma। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो क्या हो जाएगा, ma को कौन बैलेंस कर रहा होगा, n sin थीटा, और n की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है, mg बाई cos थीटा, और ये sin थीटा, और sin बाई cos क्या हो जाता है, tan, टेंजेंट वाला tan, कालेपन वाला tan नहीं है ये, है ना, मत कहना। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g tan थीटा, a कितना आ जाएगा, g tan थीटा। इसका मतलब है कि अगर इस इंक्लाइंड प्लेन को g tan थीटा एक्सेलरेशन से दौड़ाओगे, भगाओगे, चलाओगे, तो ये जो ब्लॉक है वो किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। फिर से सुनो, अगर इस इंक्लाइंड प्लेन को g tan थीटा से दौड़ाओगे, भगाओगे, चलाओगे, तो ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दी इंक्लाइंड प्लेन। वो इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। क्लियर है बात, बस इसी बात को अप्लाई करते जाना है, आप सुनते रहिएगा फटाफट। अब ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, इंक्लाइंड एंगल कितना दे रखा है, अल्फा। द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ब्लॉक को रखना है स्टेशनरी। तो a इज इक्वल टू 2005 में आया था, नीट में भी आया था भाई, 2017 में आया था शायद, या 19-18 में आया था, चेक कर लेना, ईयर कंफर्म नहीं पता। तो ये तो रेस्ट पर रखना है, तो रेस्ट पर रखने के लिए भाई कितने से एक्सेलरेट कराते हैं, a इज इक्वल टू जी tan थीटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, जी tan अल्फा, बिल्कुल अभी प्रूव करा है सर हमने। ठीक है भाई, तो जी tan अल्फा। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक ऑफ मास, मास तो दिया ही नहीं, मान लो m है, प्लेस्ड ऑन ए वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, एंड एंगल कितना है, थीटा। इसके ऊपर एक ब्लॉक को रखा हुआ है m मास के। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया, मान लो a, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, अब ये ब्लॉक गिर नहीं रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक हैज अ मैग्नीट्यूड, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, वेज ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, वेज ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि भाई नीचे लग रहा होगा mg, इधर आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और इधर आ जाएगा ma। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कौन लगाएगा, फोर्स, ये कौन लगाएगा, बाय वेज ऑन ब्लॉक। यही आपसे पूछ रहा था, तो n निकालना है, तो सीधे सीधे पता है अपने को कि अगर ये एंगल थीटा है तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, n cos थीटा। तो n cos थीटा ये बराबर किसके हो जाएगा, mg के, तो n बराबर किसके आ जाएगा, mg बाई cos थीटा। तो इसके साथ आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है भाई। अगला सवाल, एक सिचुएशन दे रखी है, सारे सरफेस एकदम स्मूथ है एंड पुली और स्ट्रिंग एकदम लाइट है, मतलब आइडियल है। फाइंड द मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, ये जो हैंगिंग ब्लॉक है
विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिप, फॉर्म नहीं है बेटा ये फ्रॉम होगा, फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। इसको ऊपर फिसले ना, तो बताना है कि भाई ये हैंगिंग मास कितना होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई अगर इस ब्लॉक को इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है, इस ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है, तो इसको एक्सेलरेट कराना पड़ेगा कितने से, जी tan थीटा से, और थीटा कितना दिया हुआ है 37। तो इसका मतलब मुझे डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिल जाएगा कितना, जी tan 37। tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, तो ये आ जाएगा कितना 3g/4। यहां तक कोई समस्या भाई? कहां से आया ये? अभी जो कंडीशन देखी थी कि भाई अगर इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखना है इसके रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी tan अल्फा। तो यानी कि कितना एक्सेलरेशन, एंगल कितना है 37, तो जी tan 37 से अगर एक्सेलरेट कराऊंगा तो ये जो है ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ये आगे जा रहा होगा तो नीचे जा रहा होगा, तो यहां पर आ रहा होगा mg, यहां पर आ रही होगी टेंशन टी, और वही टेंशन टी यहां पे लग रही होगी। तो इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला कौन है, टेंशन टी। तो इसका मतलब ये T इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 3, और एक्सेलरेशन कितना है a, तो ये आ जाएगा 5, a की जगह पर आ जाएगा 3g/4, तो ये आ जाएगा 15g/4, ये आ जाएगी टेंशन। टेंशन मिल गई। अगर इस ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन लिखोगे तो एकदम आंसर आ जाएगा। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, mg - t इज इक्वल टू ma। तो यहां से भाई m निकालना है अपने को, तो mg - ma इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t के बराबर, और t की वैल्यू कितनी है 15g/4। m कॉमन कर दो, g a की वैल्यू कितनी है 3g/4 इज इक्वल टू 15g/4। तो यहां से g - 3g/4 कितना हो जाएगा, g/4, तो यानी कि mg/4 इज इक्वल टू 15g/4। तो g/4 से g/4 उड़ा दो, तो m कितना आ जाएगा 15। 15 किलो का ब्लॉक रखोगे, 15 किलो का ब्लॉक रखोगे तो भाई ये जो है इसके ऊपर फिसलेगा नहीं। अरे ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पर, मान लो चलो 5, 10, 15 नोटा, तो आंसर क्या हो जाएगा 15। क्लियर है भाई? रिपीट करता हूं, छोटा सा ध्यान सुनिएगा। अगर इस ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फिसलना नहीं है तो उसके लिए एक्सेलरेशन होता है जी tan थीटा, तो हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिल गया। इस सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, सिर्फ और सिर्फ ये रस्सी जो लगी हुई है, ये जो रस्सी लगी हुई है। तो T बराबर टोटल मास कितना है 2 + 3 5, और इनटू में एक्सेलरेशन जो निकाल चुके हैं। तीसरी इक्वेशन इसके लिए लगा दी, mg - t इज इक्वल टू ma। सॉल्व करा, आंसर मिल गया अपने को कितना 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle slides down a smooth incline of inclination 37 fixed in an elevator going up with an acceleration of g/3. The base of the incline has a length of 5 meter. Find the time taken by the particle to reach the bottom. भाई ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा ये जानना चाहता है, और ये लेंथ दे रखी है 5, लेकिन मूव तो इस लाइन के लॉन्ग करेगा, तो अपने को ये चाहिए होगा, मान लेते हैं कितना है s। हो क्या रहा होगा, अगर ये लिफ्ट इंक्लाइन प्लेन ऊपर जा रहा है, लिफ्ट जो है एलिवेटर जो है ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है g/3 से, तो सोचो कि आप इसके अंदर बैठे हुए हो, तो आप भी ऊपर जा रहे होगे कितने से, g/3 से, लेकिन आप तो ऑब्जर्वर हो ना, और ऑब्जर्वर अपने रिस्पेक्ट में हमेशा किस पर होता है, रेस्ट पर, तो यानी कितना g/3। तो इसके बाद में नीचे कितना लगेगा mg/3, तो ये आ गया सूडो फोर्स, और खुद का mg पहले से ही था। तो टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आ रहा है इसको हम कहते हैं जी इफेक्टिव। क्या कहते हैं इसको, जी इफेक्टिव। तो mg इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा, mg प्लस mg/3, m तो उड़ा दो, तो बेटा जी इफेक्टिव आ जाएगा कितना, g + g/3 दैट इज 4g/3। क्लियर है? तो ऐसा नोट अगर बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हो कि अगर लिफ्ट ऐसे ऊपर जा रही है a से, तो बेटा नीचे जो g इफेक्टिव हो जाता है वो हो जाता है g + a। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सिंपल से सोचो कि भाई इधर चलाने के लिए तो इधर वाला फोर्स जिम्मेदार होगा नीचे लाने के लिए, और वो कितना होगा, वो कितना होगा, ऐसा है कि यहां से नीचे आना है यहां तक, ठीक है, और यहां पे लग रहा है m, यहां पे लग रहा है g इफेक्टिव,
क्या लग रहा है, जी इफेक्टिव। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट, यानी कि जी इफेक्टिव का साइन कंपोनेंट, यानी कि साइन 37। तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। अगर स्टार्ट कर रहा है वहां से आना तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है, s अपने को पता नहीं है, अभी s लिख देते हैं, और हाफ a की जगह पे क्या आ जाएगा, g इफेक्टिव साइन 37 और साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो इसको। तो कुछ इस तरीके से है अपने पास, ये एंगल 37, ये एंगल कितना, ये डिस्टेंस 5 मीटर, और ये अपने को चाहिए, है ना, तो ये अपने को s है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई cos 37, cos 37 हो जाता है कितना, 5 अपॉन में s, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बाई cos 37। ठीक है भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको तो हटा दो, s की जगह पर आ जाएगा 5 cos 37 इज इक्वल टू हाफ, a की जगह पर आ जाएगा कितना, g इफेक्टिव, व्हाट इज g इफेक्टिव, 4g/3, 4g/3, एंड साइन 37 इज 3/5 और इंटू में टी स्क्वायर, सीधा सीधा रख दो भाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास g है, g होता है 10, तो यहां से आ जाएगा कितना, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तो 5 cos 37 की वैल्यू होती है कितनी भाई, cos 37 इज 4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, यहां से आएगा 2, g की जगह पर आएगा 10 अपॉन में 5 और इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, तो t कितना आ जाएगा, 5/4, तो 5/4 सेकेंड लगेंगे उसको ऊपर से नीचे आने में। ठीक है भाई, चलिए अब ये सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल, दिखने में ट्रॉपिकल से लग रहा है वैसे तो, बट ट्राई करते हैं। एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है एंड इज प्लेस्ड इनिशियली एट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड वेज एज शोन इन द फिगर, ऐसे रखा हुआ है। अ हाइट ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ द वेज इज 5 मीटर, वर्टिकल साइड 5 मीटर हाइट का है। नाउ द वेज इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 10√3 न्यूटन हॉरिजॉन्टली, आपको इस तरीके से आपने क्या करा, इंक्लाइंड प्लेन को खींच लिया। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज, तो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। अब यहां पर अगर आपने आंसर लगा दिया ना mg/cos थीटा, लगा कर देखो एक बार कितना आ रहा है आपको लगा कर देखो एक बार कितना आ रहा है, mg/cos थीटा, एक बार लगा के देखो कितना आ रहा है, तो 1 × 10 अपॉन में cos 37, cos 30 होता है √3/2, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 20/√3 आ गया। इससे तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, एंड अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब आप थोड़ा सा लॉजिकली गलत जा रहे होंगे, एंड उस लॉजिक की गलत क्या होने की वजह क्या है वो समझिएगा ध्यान से। इसको तो हटा दो, ये गलत क्यों है सब समझ जाएगा, जैसे डायग्राम बनाओगे समझ में आ जाएगा गलत क्यों है। देखो यहां लग रहा होगा mg, ठीक है सर, अगर ये एक्सेलरेशन इधर की फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ हो गया, तो सूडो फोर्स कहाँ आ गया, इधर की तरफ आ गया, तो ये आ गया सूडो फोर्स, और ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करोगे, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा n cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा n sin थीटा। अब ये दोनों तो ऐड हो गए ना, और अगर ये दोनों ऐड हो गए तो ये तो ब्लॉक को भाग के ले जाएंगे राइट की लेफ्ट की तरफ, और इसका इंक्लाइंड प्लेन से कांटेक्ट ही क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन से कांटेक्ट ही टूट गया तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट ही टूट गया तो मतलब क्या हो गया भाई, कांटेक्ट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना, जीरो, नॉर्मल रिएक्शन कितना, जीरो, क्योंकि ये जो फोर्स है ये तो इस ब्लॉक को उड़ा के लेफ्ट ले जाएगा एंड ब्लॉक से ही सेपरेट आउट कर देगा, सो ब्लॉक विल गेट सेपरेट आउट फ्रॉम इंक्लाइंड, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, जीरो, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब बेटा ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अब आता है आपका इंक्लाइंड प्लेन हो गया, आपसे पहले हमने बेसिक देख लिया था इंक्लाइंड प्लेन, सूडो फोर्स का बेसिक क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन समझ लिया। अब बात करते हैं पेंडुलम के बारे में। अब पेंडुलम के केस में देखो क्या हो रहा है, a simple pendulum with a bob of mass m is suspended from the roof of a car moving with a horizontal acceleration a.
द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि गाड़ी है, गाड़ी की छत से आपने क्या कर दिया, एक इंक्लाइन, एक बॉब को ऐसे सिंपल पेंडुलम को लटका दिया और इसको चला दिया एक एक्सलेशन से। तो भाई सूडो फोर्स कहाँ आएगा, पीछे, ये आ गया सूडो फोर्स। नीचे क्या आएगा, mg, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, कितना आएगा, ये आ जाएगा m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो ब्लॉक है, ये जो बॉब है, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। अपने को वर्टिकल से एंगल देखना है, वर्टिकल से एंगल देखना है, तो वर्टिकल से एंगल तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू ma बाई mg, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई g। क्लियर है, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स a बाई g, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है भाई। चलिए, simple pendulum hangs from the roof of a train moving on a horizontal rails if the string is inclined towards the front of the train। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, मतलब कुछ इस तरीके से ट्रेन है और इंक्लाइंड भी उसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, ये कब होगा भाई, mg की डायरेक्शन तो फिक्स है ना, वो हमेशा ऐसी रहेगी। तो इसको आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स लेकर आया होगा इसको इधर की तरफ, तभी तो ऐसा हो पाया। एंड सूडो फोर्स आगे लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है उसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ। ट्रेन मूव इधर कर रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कैसा है, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, रिटार्ड हो रही है। क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। भाई रिटार्डेशन कैसे बताते हैं, वेलोसिटी अगर राइट है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो दिस इज रिटार्डेशन। ये क्या है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के दौरान सूडो फोर्स जो है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो बॉब है वो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इन केस ऑफ रिटार्डेड मोशन ऐसा होगा। क्लियर है भाई। अगली वैरायटी पर आ जाते हैं, फ्रिक्शन में जोड़ देते हैं सूडो फोर्स को। समझो जरा ध्यान से। एक ब्लॉक ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम में है। इफ द वॉल मूव टुवर्ड्स द राइट विद एक्सेलरेशन ए, ये जो वॉल है वो ए एक्सेलरेशन से राइट जा रही है, एंड म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो बताओ मिनिमम वैल्यू ए क्या होगी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये अपने पास वॉल है, ये राइट जा रही है, राइट जा रही है, तो सूडो फोर्स कहाँ आएगा, लेफ्ट। आने दो, ये आ गया सूडो फोर्स, कितना आएगा, ma। अगर ये इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। बिल्कुल सही बात है। तो नीचे लग रहा होगा mg, इसको बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन। तो ऊपर आएगा फ्रिक्शन, और इस ma को कौन बैलेंस करेगा, तो दीवार से आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो कर दो। तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर दो किससे, ma से, एंड फ्रिक्शन को बैलेंस कर दो किससे, mg से। बट हमें पता है कि फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एन। तो म्यू एन बराबर कर दो किसके, mg के, और n बराबर किसके है, ma के। तो किसके बराबर आ जाएगा, mg के। तो m से m हटा दो, तो यहां से a निकालना था, तो कितना आ जाएगा, g बाई म्यू। कितना आ जाएगा, g बाई म्यू। तो g बाई म्यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगली वैरायटी पर आ जाओ, एम्स 2015। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है। इससे आपका टॉपलिंग भी क्लियर हो जाएगा और सूडो फोर्स भी क्लियर हो जाएगा। समझना कैसे, what will be the value of the maximum acceleration of the truck in the forward direction so that the block kept on the back does not topple। बेटा दो तीन बातें सिखाऊंगा इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना एकदम, है ना, एकदम ध्यान से। जो भी कर रहे हो ना, सब छोड़ छाड़ के इसको सुनना, है ना, ठीक है। अगर ये ट्रक एक्सेलरेटेड आगे की तरफ, तो ये डेफिनेट बात है कि भाई इस ब्लॉक के लिए ट्रक कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। तो सूडो फोर्स आना चाहिए। अभी लिखवाया था, सूडो फोर्स हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ मास से। तो सूडो फोर्स पास करेगा हमेशा कहां से, सेंटर ऑफ मास से। तो यहां लगेगा सूडो फोर्स। क्लियर है, कितना लगेगा, m अल्फा। ठीक बात। आ जाओ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मान लो कि आपने ऐसे फोर्स लगा दिया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया
नॉर्मल रिएक्शन उस डायरेक्शन में क्या करता है, शिफ्ट करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो सेंटर से पास करता था पहले, अब वो राइट शिफ्ट हो गया। तो अगर यहां पर देखूं तो फोर्स अगर ऐसे लगाया है, जिस डायरेक्शन में लेफ्ट में लगाया है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, इधर की तरफ। रिपीट कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा। तो भाई यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, अब आ जाओ इधर, फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, अगर टेंडेंसी इधर जाने की है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, इधर, और mg लग रहा होगा यहां से। जब ये टॉपल करना चाहेगा तो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा, ए पॉइंट मान लेते हैं, तो टॉपल तो इस पॉइंट के अबाउट होगा। और अगर टॉपल नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अबाउट टॉर्क जो है वो कितना होना चाहिए, 0। तो नेट टॉर्क अबाउट ए ये क्या होना चाहिए, 0। किस किस का टॉर्क आएगा, नॉर्मल रिएक्शन तो ए से पास कर रहा है तो नॉर्मल का टॉर्क 0, फ्रिक्शन जो है वो ए से पास कर रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0। अब बचा mg और m अल्फा, m अल्फा घुमाएगा ऐसे और mg घुमाएगा ऐसे, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका मतलब m अल्फा, दिस शुड m अल्फा, टॉर्क लिख रहे हैं, टॉर्क के लिए क्या चाहिए होता है, फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये h था तो उसका आधा, दैट इज h बाई 2, ये बराबर किसके, mg, और ये कितना हो जाएगा, a बाई 2 आधा। तो 2 से 2 तक कैंसिल हो गया, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना था अल्फा। तो अल्फा m से m भी कैंसिल कर दो, तो अल्फा कितना आ जाएगा, ag बाई h, कितना आ जाएगा, ag बाई h, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है भाई। चलिए आगे, नेक्स्ट वैरायटी, स्प्रिंग बैलेंस और पुली टू बी मासलेस मान लो। तो बताइए कि भाई रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी। भाई स्प्रिंग बैलेंस जो है वो क्या रीड करता है, टेंशन, क्या रीड कर रहा है, टेंशन, फोर्स को बैलेंस, फोर्स रीड करता है, ठीक है। अगेन सिंपल, अगर ये ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ आया, नीचे, सूडो फोर्स कहाँ आया, नीचे। तो भाई जी इफेक्टिव जो है वो कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, कितना हो जाएगा, जी प्लस ए। नाउ अगर हम इस फ्रेम में उतर के देखेंगे तो भाई जी प्लस ए, जी इफेक्टिव हो गया। टेंशन टी कितनी होती है, टेंशन टी का फॉर्मूला याद है, दैट इज 2m1m2g अपॉन में m1 प्लस m2, और ये जी अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे जी इफेक्टिव लिख दो, बस इतना ही तो फर्क है। आज ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन कितनी आएगी, 2t। तो भाई जो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस है, रीडिंग दैट इज 2t, एंड 2 2 m1 कितना हो जाएगा 1, m2 कितना हो जाएगा 2, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, दैट इज 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। सॉल्व कर दो तो भाई 3 और 12 कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 32 न्यूटन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है भाई, कुछ नहीं करा है, ध्यान रखना। एटवुड मशीन, कौन सी मशीन, एटवुड मशीन, ये अपने पास m1 और ये अपने पास m2, टेंशन कितनी होती है 2m1m2g अपॉन में m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन कितना होता है m2 माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2, कंडीशन m2 बड़ा है किससे, m1 से। ठीक है भाई, अगला सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ अपना सूडो फोर्स होता है समाप्त होता है। बेटा हमने सूडो फोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी है, मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं फटाफट से। तो पहला कंक्लूजन कि भाई सूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, नॉट अ रियल फोर्स यूज्ड टू वैलिडेट, यूज्ड टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने का काम आता है। कितना होता है, F इज इक्वल टू ma, जहां पर a होता है एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑलवेज पास थ्रू COM, ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई, तो इतनी बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इसी के साथ बच्चों विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, एंड ये भी जरूर बताइएगा कि आपको अगला बेटा क्या पढ़ना है।
ठीक है, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच बच्चों, सुनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।